नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए आज का मेरा ये व्याख्यान तथ्यों के शोध पर केंद्रित है। हम ये जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों का विशेष महत्व है। अगर तथ्यों को हटाकर सामाजिक अनुसंधान की अगर हम बात करते हैं तो ये केवल कोरी कल्पना होगी और कभी भी सामाजिक अनुसंधान नहीं हो सकता या कभी वास्तविक रूप में कोई अनुसंधान नहीं हो सकता। तो अगर सामाजिक अनुसंधान की बात होती है तो तथ्यों की बात होगी। ये निश्चित रूप से तथ्य सामाजिक अनुसंधान का एक अभिन्न अंग है जिसे हम सामाजिक अनुसंधान से दूर नहीं कर सकते और जिनके बिना कोई भी सामाजिक अनुसंधान संभव नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि तथ्य होते क्या हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं। तथ्य का तात्पर्य है अध्ययन की जाने वाली घटना से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं। वो सूचनाएं जिनको एक अनुसंधानकर्ता सूचनादाताओं के माध्यम से प्राप्त करता है, वे सूचनाएं जिनको अनुसंधानकर्ता जो प्रकाशित पुस्तकें हैं, डायरियां हैं, पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं, शोध पत्र हैं, शोध ग्रंथ हैं, उनके माध्यम से प्राप्त करता है, या अभिलेख हैं, पांडुलिपि है जो प्रकाशित नहीं है लेकिन जो किसी और के द्वारा पहले से लिखी जा चुकी हैं, उनसे प्राप्त करता है। तो वो सभी सूचनाएं तथ्य की श्रेणी में आती हैं। तो तथ्य का सरल भाषा में, सरल शब्दों में ये अर्थ है कि अध्ययन की जाने वाली घटना से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियां। तथ्य दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक तथ्य का तात्पर्य ऐसी सामग्री से है, ऐसी सूचनाओं से है, ऐसी जानकारियों से है जिनको पहले किसी अन्य अनुसंधानकर्ता के द्वारा ना तो संकलित किया गया, ना जिनका किसी अन्य अनुसंधान में प्रयोग किया गया, जो पूरी तरह मौलिक हैं, जो पूरी तरह नवीन है, जो कहीं भी उपलब्ध नहीं है। तो ये तथ्य जो होते हैं ये बिल्कुल प्राथमिक होते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन तथ्यों को पहली बार संकलित किया जाता है, जिन तथ्यों का प्रयोग पहली बार होता है, जो कहीं उपलब्ध नहीं है, वो तथ्य प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। द्वितीय तथ्य वे तथ्य होते हैं, घटना से संबंधित वो सूचनाएं होती हैं, वे जानकारियां होती हैं, वे सामग्री होती है जो पहले से ही उपलब्ध है, जिसको किसी एक या एक से अधिक अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा भूतकाल में पहले कभी किसी अन्य अनुसंधान के लिए संकलित किया गया, जिसका प्रयोग किया गया, जो प्रकाशित रूप में हमारे आसपास है, पुस्तक के रूप में, पुस्तक के अध्याय के रूप में, पत्रों के रूप में, पत्रिकाओं के रूप में। तो वो सामग्री जो होती है या वो सूचना जो होती है वो द्वितीय तथ्य की श्रेणी में होते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि प्राथमिक तथ्य बिल्कुल नवीन होते हैं, ये पहले से कहीं उपलब्ध नहीं है, और द्वितीय तथ्य ये पहले से ही उपलब्ध होते हैं और जिनका प्रयोग भी कम से कम एक बार पहले से ही किसी अन्य अनुसंधानकर्ता के द्वारा अपने अनुसंधान के लिए किया जा चुका है। अब बात आती है कि इन तथ्यों के स्रोत क्या हैं। तथ्यों के स्रोत कौन कौन से हैं। जिस प्रकार दो प्रकार के तथ्य होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, उसी प्रकार से तथ्यों के भी दो प्रकार के स्रोत हैं। इन स्रोतों को हम दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहले स्रोत का नाम है प्राथमिक स्रोत, तथ्यों के प्राथमिक स्रोत, और तथ्यों के द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत वो स्रोत हैं जिनकी सहायता से
एक अनुसंधानकर्ता प्राथमिक तथ्य प्राप्त करता है, नवीन तथ्यों को प्राप्त करता है, नवीन तथ्यों को संकलित करता है, और द्वितीय तथ्यों के शोध के अंतर्गत वे शोध सम्मिलित हैं जिनकी सहायता से, जिनके प्रयोग के द्वारा अनुसंधानकर्ता द्वितीय तथ्यों को प्राप्त करता है। तो देखें हम लोग प्राथमिक स्रोतों में कौन कौन सी चीज सम्मिलित है और द्वितीयक स्रोत में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं। प्राथमिक तथ्य जिन स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं उनमें सबसे पहला स्रोत है अवलोकन। अवलोकन का मतलब है किसी भी घटना को अपनी आंखों से देखना, किसी भी घटना को, किसी चीज को अपनी आंखों से देखना। इसका सीधा सा मतलब है कि अवलोकन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में स्वयं जाता है व्यक्तिगत रूप से। जिस घटना का वो अध्ययन करना चाहता है या कर रहा है, उस घटना को स्वयं अपनी आंखों से घटित होते हुए देखता है, स्वयं उस जाकर के कारणों को देखता है कि घटना के क्या क्या कारण हैं, उनको ज्ञात करने की कोशिश करता है, और उस घटना के क्या क्या परिणाम पड़े हैं, किन किन लोगों पर पड़े हैं, तो उन सबका अवलोकन अपने आप वो करता है। अवलोकन 3 प्रकार का होता है: सहभागी अवलोकन, अर्धसहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। ये 3 प्रकार का अवलोकन होता है। अब हम एक एक करके इन तीनों पर थोड़ी सी बात करेंगे। अवलोकन 3 तरह से किया जाता है किसी घटना का: सहभागी अवलोकन, अर्धसहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता पूरे समय सूचनादाताओं के उस समूह में जाकर रहता है जिस समूह का वो अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक अनुसंधानकर्ता किसी गांव का अध्ययन करता है और गांव में भी अनपढ़ लोगों का अध्ययन करता है, तो वो उस समूह में, उस गांव में जाएगा, उस गांव में जाकर के वो उन अनपढ़ लोगों की तरह से ही रहेगा, उन्हीं की भाषा बोलेगा, और उससे क्या होता है कि उन लोगों को लगता है कि ये हमारे जैसा ही व्यक्ति है। तो अनुसंधानकर्ता बातों ही बातों में अनौपचारिक तरीके से जब उनके साथ रहता है, तो जो सूचना है उसे चाहिए, जो जानकारियां चाहिए घटना के बारे में, वो उनसे पूछ के उन जानकारियों को प्राप्त आसानी से कर लेता है। ये सहभागी अवलोकन होता है। सीधा सा तात्पर्य है कि अनुसंधानकर्ता पूरे समय अध्ययन क्षेत्र में जाकर रहता है और जिस समूह का अध्ययन करता है वो उस समूह की संस्कृति को भी आत्मसात करता है, यानी उसी संस्कृति को अपनाता है, उसी के अनुरूप वो आचरण और व्यवहार करता है। उदाहरण के लिए, यदि एक अनुसंधानकर्ता साधुओं का अध्ययन करता है, साधुओं के बारे में जानते हैं कि साधुओं की वेशभूषा अलग टाइप की होती है, उनकी दिनचर्या अलग प्रकार की होती है, माथे पर चंदन लगाना, अलग तरह का पहनावा करना। तो सहभागी अवलोकन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को भी साधुओं जैसे ही वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, उन्हीं के जैसे उसे भाषा बोलनी पड़ेगी, उन्हीं के जैसे उसे धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न रहना पड़ेगा, और इस प्रकार साधुओं को एक विश्वास दिलाना पड़ेगा कि उसमें और उनमें कोई अंतर नहीं है। और जब वो उनके साथ रहेगा तो बाती बातों में वो उनसे बहुत सारी बातें, अपनी जो जानकारी चाहता है वो प्राप्त कर लेगा। ये सहभागी अवलोकन। अर्ध सहभागी अवलोकन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र पर जाता तो है, लेकिन पूरे समय अध्ययन के दौरान वहां नहीं रहता। वह केवल मुख्य अवसरों पर ही वो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति राजस्थान के प्रमुख त्योहारों का अध्ययन करना चाहता है, वो व्यक्ति कहीं बाहर का है, तो वो राजस्थान में कब आएगा? वो राजस्थान में पूरे टाइम नहीं रहेगा, बल्कि जो त्योहार है, क्योंकि त्योहारों का अध्ययन कर रहा है वो, या मेलों का अध्ययन कर रहा है, तो वो उन त्योहारों के अवसर पर ही राजस्थान में आएगा और उन त्योहारों के समय पर लोगों की क्या क्रियाएं होती हैं, त्योहार किस प्रकार मनाते हैं वो लोग,
किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार का उत्साह होता है, किस प्रकार पुरुष, महिलाएं, बच्चे त्योहारों में सम्मिलित होते हैं, तो इन सब चीजों को वो समय समय पर आकर के देखेगा। ये हुआ अर्ध सहभागी अवलोकन। अंतर क्या हुआ? सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता को अध्ययन क्षेत्र में पूरे समय रहना पड़ता है जब तक उसका अध्ययन पूरा नहीं होता, और अध्ययन किए जाने वाले समूह की संस्कृति को उसे जीना पड़ता है। उन्हीं के अनुरूप जिस समूह में वो है, गांव के लोग हैं तो गांव की तरह से उसे रहना पड़ेगा, शहरों का अध्ययन कर रहा है तो शहर के लोगों की तरह रहना पड़ेगा, साधुओं का अध्ययन कर रहा है तो साधुओं की तरह अध्ययन करना पड़ेगा, और बदमाश लड़कों का अध्ययन करना है तो उसको बदमाश लड़कों का की तरह ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो वो जानकारी प्राप्त कर पाएगा, है ना। अर्थसहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता को समय समय पर अध्ययन क्षेत्र में जाना पड़ता है और समय समय पर जाकर वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है, इस प्रकार तथ्य संकलित करता है। असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता, जैसे कि नाम से लिखता है असहभागी, देखता भी है घटना को, लेकिन इस प्रकार से देखता है कि जिस समूह का वो अध्ययन कर रहा है वो समूह को ना पता चले कि ये हमारा अध्ययन कर रहा है। उदाहरण के लिए, यदि कोई अनुसंधानकर्ता किसी कॉलेज का अध्ययन करना चाहता है और ये करना चाहता है कि महाविद्यालय के कितने छात्रों पर मोबाइल है, कितने विद्यार्थियों पर मोबाइल है, और असहभागी अवलोकन पद्धति अपनाता है तो वो महाविद्यालय के अंदर कैंपस में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि महाविद्यालय से थोड़ा दूर, कैंपस से थोड़ा दूर वो कहीं ऐसे स्थान पर स्थान ले लेगा जहां से वो विद्यार्थियों को आते हुए देख सके, जाते हुए देख सके, और ये पता लगाने में उसे आसानी हो कि विद्यार्थियों के पास मोबाइल फोन है या नहीं है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि कैंपस में अगर पाबंदी भी है मोबाइल पर, तो जो विद्यार्थी होते हैं वो कॉलेज में प्रवेश करते समय कॉलेज के गेट से पहले ही वो मोबाइल को बंद कर देंगे, और जब बंद करेंगे तो जो अनुसंधान करता है जो कहीं कैंपस में नहीं है, बाहर है, उसकी निगाह आप पर होगी, विद्यार्थियों पर होगी कि इस बच्चे ने मोबाइल बंद किया है, तो यानी इस पर मोबाइल है। और इसी प्रकार विद्यार्थियों की आदत होती है कि वो जैसे ही महाविद्यालय से जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो बाहर निकलते ही वो अपने मोबाइल को चालू कर लेंगे, तो उस अनुसंधानकर्ता को ये आसानी से पता चल जाएगा कि कितने विद्यार्थी महाविद्यालय में आते हैं और उनमें से कितने विद्यार्थियों पर मोबाइल फोन है। तो प्राथमिक तथ्य प्राप्त करने का पहला स्रोत क्या होता है? अवलोकन। दूसरा है साक्षात्कार। साक्षात्कार में हम जानते हैं कि अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत रूप से सूचनादाताओं को या सामूहिक रूप से सूचनादाताओं को किसी विशेष दिन, तारीख को किसी विशेष स्थान पर आमंत्रित करता है। साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार लेता है और सूचनादाता साक्षात्कार देते हैं। अनुसंधानकर्ता की जिस प्रकार की सीमाएं हैं, धन संबंधी सीमाएं हैं, समय संबंधी सीमाएं हैं, अगर उसके पास समय बहुत है तो हो सकता है कि वो एक दिन में केवल एक ही व्यक्ति का साक्षात्कार ले, और समय बिल्कुल नहीं है तो हो सकता है कि एक दिन में वो 50-50 लोगों का या 100 लोगों का भी साक्षात्कार ले सकता है। और इस प्रकार से वो अनुसंधान जिस घटना का कर रहा है, जिस घटना का अध्ययन कर रहा है, उस घटना के बारे में जो भी उसके मन में प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को वो सूचनादाता से पूछता है। अनुसंधानकर्ता के पास एक साक्षात्कार दिग्दर्शिका होती है, गाइड होती है, इंटरव्यू गाइड होती है, और उस गाइड में वो घर से ही हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रश्न बना करके लेके आता है। जैसे सपोज 100 लोग हैं तो 100 लोगों के लिए अगर वो व्यक्तिगत साक्षात्कार ले रहा है तो वो 100 लोगों के लिए अलग अलग प्रश्न बना के लाएगा कि मुझे इस वाले पहले नंबर वाले व्यक्ति से ये प्रश्न पूछने हैं, दूसरे से ये प्रश्न पूछने हैं, तीसरे से ये प्रश्न पूछने हैं। तो इस प्रकार से जो साक्षात्कार दिग्दर्शिका में वो पहले से ही प्रश्नों का निर्माण करके लाता है और उन प्रश्नों को वो सूचनादाताओं से पूछता है। यदि उन प्रश्नों के अलावा कोई और भी प्रश्न उसके मन में आता है तो उस प्रश्न को भी वो सूचनादाताओं से प्राप्त कर लेता है, पूछ लेता है। अगला स्रोत है अनुसूची। इसे शेड्यूल कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुसूची प्रश्नों की सूची होती है। अनुसूची पेपर में अलग से भी प्रश्न आता है अनुसूची और प्रश्नावली के ऊपर। अनुसूची प्रश्नों की सूची होती है।
और इन प्रश्नों का निर्माण अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने आप करता है। ये प्रश्न इस प्रकार निर्मित किए जाते हैं जिससे कि अनुसंधानकर्ता को जिन जानकारियों की आवश्यकता है वो जानकारियां लोगों से प्राप्त आसानी से हो सके। तो अनुसूची क्या है? प्रश्नों की सूची। घटना से संबंधित इसमें प्रश्न होते हैं। प्रश्नों के नीचे संभावित उत्तर भी होते हैं। जैसे मुझे कोई प्रश्न करना है तो मुझे उम्मीद है कि इनमें से पहला उत्तर मिल सकता है, या दूसरा मिल सकता है, या तीसरा, या चौथा। तो 4-5 विकल्प नीचे दे रखे होते हैं कि इनमें से कोई उत्तर मुझे मिलेगा। प्रश्नों का निर्माण अनुसंधानकर्ता करता है। प्रश्न के नीचे संभावित उत्तर होते हैं। और विशेष बात यह है अनुसूची के बारे में कि प्रत्येक सूचना दाता के लिए अलग अलग अनुसूची होती है। या 100 लोगों से बात करनी है तो 100 लोगों के लिए अलग अलग अनुसूची होगी। प्रश्नों का क्रम वही होगा। जैसे मैंने 50 प्रश्न बनाए हैं तो 100 अनुसूचियों में 50 प्रश्न उसी क्रम में लिखे होंगे। सबसे पहले जो सूचना आता है उसकी व्यक्तिगत जानकारियां, उसका नाम, पिता का नाम, उसका पता, उसका ईमेल एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, किस जगह का है, ये जानकारी प्राप्त की जाती है। और दूसरे पार्ट में जो विशेष प्रश्न है घटना से संबंधित, उन प्रश्नों को लिखा जाता है और प्रत्येक प्रश्न के नीचे संभावित उत्तर भी होते हैं। अनुसूची को अनुसंधानकर्ता के द्वारा ही भरा जाता है। अनुसूची कौन भरता है? अनुसंधानकर्ता। वह प्रत्येक सूचनादाता से व्यक्तिगत रूप से मिलता है। एक एक प्रश्न प्रत्येक सूचनादाता को पढ़कर सुनाता है और अनुसंधानकर्ता स्वयं उन प्रश्नों का उत्तर अपने हाथ से अनुसूची पे लिखता है। तो इस प्रकार सूचनादाता को अनुसूची भरने का कोई अधिकार नहीं होता, अनुसंधानकर्ता ही अनुसूची को भरता है। तो अनुसूची के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उनके बारे में माना जाता है कि वो सूचनाएं बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जब व्यक्ति सामने होता है तो वो शायद झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता और समय से इसमें जानकारियां भी मिल जाती हैं और अनुसंधान कार्य भी काफी सुगम और सरल हो जाता है। अगला जो स्रोत है प्रश्नावली, प्राथमिक तथ्यों को प्राप्त करने का। प्रश्नावली भी प्रश्नों की सूची होती है। अनुसूची और प्रश्नावली दोनों में अंतर भी कई बार पूछा जाता है प्रश्न में, पेपर में, और प्राय विद्यार्थी समझ नहीं पाते कि क्या अंतर है प्रश्नावली और अनुसूची में, क्योंकि दोनों ही प्रश्नों की सूची होती है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि अनुसूची भी प्रश्नों की सूची होती है, प्रश्नावली भी प्रश्नों की सूची होती है। जिस प्रकार अनुसूची में घटना से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं, उसी प्रकार प्रश्नावली में भी विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं। अनुसूची में भी प्रश्नों के नीचे संभावित उत्तर दिए होते हैं, विकल्प दिए होते हैं। उसी प्रकार प्रश्नावली में भी विकल्प दिए होते हैं। दोनों में कुछ प्रश्न अलग से भी पूछे जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, जिनमें विकल्प नहीं होता बल्कि खुद उत्तर बताता है सूचनादाता और उसको लिखा जाता है। फिर अंतर क्या है? अंतर यह है कि अनुसूची को तो अनुसंधानकर्ता प्रत्येक सूचनादाता के पास जाकर प्रत्येक सूचनादाता से व्यक्तिगत संपर्क करके उसके सामने स्वयं अपने हाथ से भरता है। ये बात थी अनुसूची के बारे में। इसके विपरीत यही मुख्य अंतर है, प्रश्नावली को अनुसंधानकर्ता नहीं भरता। प्रश्नावली को डाक के द्वारा, आजकल मेल का समय है, मेल कर दिया आपने, डाक का प्रभाव कम हो गया है, तो मेल के द्वारा भेजा जाता है। और जब मेल के द्वारा या डाक के द्वारा भेजा जाता है तो हम समझ सकते हैं कि प्रश्नावली को कौन भरता है? सूचनादाता भरता है। जैसे उदाहरण के लिए मेरे अध्ययन का क्षेत्र, मैं किसी ऐसे विषय पर अध्ययन कर रहा हूं जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, मेरे पैसे की भी सीमाएं हैं, मेरे पास आर्थिक सीमाएं हैं, मैं इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता, मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं इतनी दूर लोगों के पास जा सकूं। सपोज मैं किसी महानगर की समस्या को मैं ले रहा हूँ, भारत के प्रमुख महानगर संबंधी कोई समस्या मैंने ली है, मुझे इसका अध्ययन करना है, तो अनुसूची मेरे लिए उपयुक्त प्रविधि नहीं रहेगी, प्रश्नावली रहेगी। क्योंकि प्रश्नावली में क्या करना है? मुझे अपने घर पर बैठ करके ही, अपने ऑफिस में बैठ करके ही प्रश्नों का निर्माण करना है
बस इतना करना है कि जिन सूचनादाताओं को मैंने चुना है उन सूचनादाताओं तक अपनी प्रश्नावली को मुझे पोस्ट के द्वारा या कुरियर के द्वारा या मेल के द्वारा भेजना है। सूचनादाता प्रश्नावली को भरता है। मैंने कहा था कि अनुसूची से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो सूचनाएं सटीक होती हैं, प्राय सही होती हैं और प्राय वो गलत नहीं होती। इसके विपरीत अगर हम प्रश्नावली की बात करें तो व्यवहारिक तौर पर हम देख सकते हैं कि प्रश्नावली उतनी अधिक प्रभावी नहीं होती और प्रश्नावली से सूचनाएं मिलती हैं वो कई बार गलत भी मिलती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रश्नावली जिस व्यक्ति को भेजी गई है, उदाहरण के लिए कि कोई सूचनादाता मुंबई में रहता है जिसको मैंने देखा भी नहीं है, कई बात भी नहीं की है, केवल जो है मुझे उसका कहीं से एड्रेस मिला, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया, तो मैंने उस व्यक्ति के पास जो मुंबई में रहता है, जो मेरे से परिचित भी नहीं है, मैंने उसका भेज दिया। अब कई चीज़ें देखी जाती है उस व्यक्ति ने उसमें रुचि नहीं ली। जैसे सपोज मुझे 10 दिन में प्रश्नावली चाहिए, लेकिन उसने मेरी प्रश्नावली को पलट के देखा भी नहीं, मेल भी नहीं खोला उसने, जो लिफाफा मैंने भेजा है वो लिफाफा भी खोल के नहीं देखा, पहली बात। दूसरी बात, कुछ सूचनादाता ऐसे होते हैं कि प्रश्नावली को बोझ मानते हैं कि मैं क्यों भरूं इसका, और वो खुद ना भर के अपने परिवार, अपने पड़ोसी, अपने विद्यार्थियों किसी को देते हैं कि तू भर दे मेरी तरफ से। सपोज कोई प्रश्नावली मेरे लिए आई है और अगर मेरी रुचि नहीं है उसमें और मेरे पास मेरा बेटा बैठा हुआ है जिसको कि उसका विषय का ज्ञान नहीं है, मैंने कहा तू इसको भर दे जिससे ये परेशानी टले, और उद्देश्य क्या हुआ, उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया, या वो सूचना चाहता था मुझसे और सूचना किसने भरी, मेरे बेटे ने। कई बार ये होता है। तीसरी बात जो देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि प्रश्नावली को प्राय लौटाया ही नहीं जाता, हम रख के बैठ जाते हैं और प्रश्नावली को भर करके हम लोग नहीं भेजते। और कई बार हम ये भी जानते हैं कि सामने वाला कौन पढ़ रहा है हमारी बातों को, तो जो वो सूचना चाहता है हम गलत, फालतू, निरर्थक बातों को उत्तर के रूप में भर देते हैं, ये सोचते हुए कि ये उसका काम है, हम क्यों इसकी परेशानी को लें, क्यों हेडेक लें। तो इस प्रकार प्रश्नावली से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो प्राय सही नहीं होती और गलत होती हैं। दोनों में अंतर मुख्य किस बात का है कि अनुसूची को अनुसंधानकर्ता भरता है और प्रश्नावली को डाक के द्वारा भेजा जाता है और इसे सूचनादाता ही भरते हैं। एक अंतर और है कि अनुसूची का प्रयोग छोटे सीमित अध्ययन क्षेत्र के लिए किया जाता है और जबकि प्रश्नावली का प्रयोग व्यापक, बड़े, विस्तृत अध्ययन क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के लिए किया जाता है। इसके बाद दूरभाष साक्षात्कार, फोन पर आज समय चेंज हो गया है, लोगों के पास साक्षात्कार कंडक्ट करने के लिए टाइम नहीं है, लोगों के पास जाने का टाइम नहीं है, तो फोन पर ही साक्षात्कार हो जाता है। फोन पर जो साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, तो वो जो बातें होती हैं वो भी प्राथमिक तथ्य होती हैं। और टेलीविजन पर कोई अपील है, कोई अपील की जा रही है किसी के द्वारा, तो वो भी प्राथमिक तथ्य होता है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आज आपको प्राथमिक तथ्यों के स्रोतों को समझाने का प्रयास किया। ये वो स्रोत हैं जिनसे कि हम प्राथमिक तथ्य संकलित करते हैं और इस प्रकार किसी भी सामाजिक घटना का अध्ययन करते हैं, घटना के कारणों को ज्ञात करते हैं, घटना के परिणामों को ज्ञात करते हैं और कार्य कारण संबंधों की विवेचना करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो सामाजिक अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, मेरा ये व्याख्यान बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा।